जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुप्त वंश के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की और गुप्त वंश को हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। आज आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं कि गुप्त वंश से आपका कोई भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त वंश के लिए। तो आने वाली आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपके प्रश्न क्या हैं और आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आपको उत्तर करना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त किसके सामंत थे। आपको इसका उत्तर देना है गुप्त किसके सामंत थे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के सामंत थे जो है गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। आपको बताना है कि गुप्त वंश का वह ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों बात करें, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो आप इसको सुमेलित कीजिए। दोस्तों यह बिल्कुल एकदम सही दिया गया है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसठ स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भितरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और मंदसौर लेख वधुवर्मन से संबंधित है। तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल यानी गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। आपको बताना है गुप्त शासन के काल में एक ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त शासन काल का एक खगोल विज्ञानी और प्रसिद्ध गणितज्ञ भी था। अब आपसे पूछा गया गुप्त शासकों की दरबारी यानी जो सरकारी भाषा थी वह क्या थी। आपको बताना है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा संस्कृत थी। देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहे हो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाए हैं। देखिए यह एसएससी 2002 में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी 2002, आरआरबी असम, सीजी 2003, 2004, यूपीपीसीएस 1990, सीजीपीएससी 2005, बीपीपीएससी यानी बीपीएससी 2015, इतनी बार प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये टिक लगा लीजिए। तो दोस्तों यह जो बी.ए. स्मिथ थे वह भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहे थे। इसकी विजयों से प्रभावित होकर बी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। आपको बताना है गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। आपको बताना है गुप्त राजवंश किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश जो है एकदम प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। दोस्तों आपको बताना है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। 10 का आपको उत्तर देना है। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एसएससी 2001 और एनडीए 2001 में पूछा गया इंपॉर्टेंट है। तो अजंता जो कलाकृतियाँ हैं वह गुप्त काल से संबंधित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। आपको बताना है जो कवि कालिदास थे
तो ये किसके राज कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है यह राजकवि थे। कौन? कालिदास जी। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। जो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था, आपको बताना है, उत्तर गुप्त युग में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था यानी वह क्या था? तो दोस्तों वह था नालंदा विश्वविद्यालय। और यहीं से आपसे क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपको बताना है एरण अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का जो संबंध है दोस्तों वह है आपके भानुगुप्त से, यानी भानुगुप्त थे, इससे संबंधित है एरण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया? आपको बताना है फायान किसके शासनकाल में भारत आया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी आप टिक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान भारत आया। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जिसे गोल्डन एज किसे कहा जाता था? आपको बताना है गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग भारतीय संस्कृति का किसे कहा जाता था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभी पूछा गया था आपसे कि फायान किसके शासनकाल में आया, तो आपने उत्तर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यह पूछा है कि फायान कहाँ का निवासी था, तो दोस्तों जो फायान था वह चीनी का निवासी था, नहीं चीन का। तो फायान कहाँ का निवासी था? चीन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर सभी विषयों की तैयारी बड़े ही अच्छे से कराई जाएगी। दोस्तों सेतुबंध का जो रचनाकार प्रवरसेन सेकंड था वह वाकाटक वंश का शासक था। किस वंश का दोस्तों? वाकाटक वंश का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आपको बताना है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समुद्रगुप्त को। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि समुद्रगुप्त को बीए स्मिथ जो एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने क्या कहा था दोस्तों? तो भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोप्रम कहा गया है? जो स्कंदगुप्त थे इनको किस स्तंभ लेख में शकोप्रम कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख में। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोप्रम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन थे इन्होंने बोध गया स्थान पर, कहाँ दोस्तों? बोध गया स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए क्या समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि आपने ऊपर सही से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप बड़ी ही आसानी से दे लेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गुप्त काल को ही कला एवं स्थापित साहित्य का जो है जन्मदाता माना जाता है। तो इसीलिए आपसे यहाँ भी प्रश्न पूछा गया था कि मंदिर निर्माण का जो कला है वह सर्वप्रथम किस काल में जन्म लिया था? तो वह था गुप्त काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वह कब धारण की थी? आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी यह कब धारण की थी? तो दोस्तों इन्होंने जब शकों का उन्मूलन किया इसके तत्पश्चात इन्होंने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य की एक उपाधि धारण की। तो शकों का उन्मूलन करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों आपको बताना है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? यानी आपका इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु। विष्णु जो है वह गुप्त वंश के लोकप्रिय देवता थे। दोस्तों बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के
चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, आपको बताना है। 25 का उत्तर कीजिए दोस्तों। और 25 का जो उत्तर है दोस्तों वह भी यही उत्तर होगा कि शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने तो पहली बात चंद्रगुप्त द्वितीय ने वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इनको पराजित करने के बाद इसकी खुशी में इन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। आपको बताना है कि जो मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ है इसका निर्माण किस सदी में हुआ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी ईसा में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी में मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाहियान और हेरसांग यानी किसके शासनकाल में आए या किस राज्यों को देखा, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसका उत्तर करना है। तो अभी आपने पढ़ा कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हेनसांग को आपको याद करना है, या हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। तो इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धन्वंतरी थे, आपसे पूछा जा रहा है कि धन्वंतरी क्या थे, धन्वंतरी को अब बताना क्या थे। तो दोस्तों धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से, यानी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे इसके नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे दोस्तों धन्वंतरी, तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो अगर आपसे इतना लंबा प्रश्न ना देकर सीधे से पूछ ले कि धन्वंतरी कौन थे, तो गायक या चित्रकारी, चिकित्सक, तमाम ऐसे ऑप्शन दे तो आपको चिकित्सक। अगर पूछे कि किसके दरबार के, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये नवरत्नों में आते थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी, आपको बताना है कि जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्रात्मक प्रणाली थी गुप्तकालीन की। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता। तो आपको बताना है जो फाहियान द्वारा रचित। अब देखिए यहाँ से आपको दो क्वेश्चन तैयार हुए। अगर आपसे पूछे कि फोकवो की रचना किसने की या फोकवो की जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, तो फाहियान ने लिखा। फाहियान किसके शासनकाल में है, अपने ऊपर पड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब इन्होंने पूछा कि इसमें किसका विवरण नहीं मिलता, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जो वर्णन है वह इसमें नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। जो अजंता की गुफाएं हैं इन्होंने पूछा है कि उसमें ऐसा कौन सी गुफाएं हैं जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो दोस्तों गुफा 16, 17, 19 का जो निर्माण है वह गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे। आपको 33 का उत्तर करना है दोस्तों। और दोस्तों अमरकोश के जो लेखक अमर सिंह थे यह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी विक्रमादित्य जिसे कहा जाता था उसके शासक के दरबार से ये जुड़े हुए थे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। और दोस्तों यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपसे पूछा गया कि गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। 34 को आपको उत्तर करना है। तो दोस्तों जो गुप्त संवत है यानी 319 से 320 को जो प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का जो प्रारंभ है किसके उपलक्ष्य में किया। इन्होंने गुप्त संवत आरंभ किया था यानी प्रारंभ किया था, वो पूछा गया है किसके उपलक्ष्य में किया। तो दोस्तों जब इन्होंने अपना राज्यारोहण स्मारक के रूप में इन्होंने किया था, यानी अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख जो है लेखक हरसेन किस शासक का दरबारी कवि था। आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो दोस्तों ये जो समुद्रगुप्त थे इसके शासक का दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता था। क्लासिकल युग गुप्त काल को क्यों कहा जाता था, आपको इसको उत्तर करना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गुप्त काल में जो कला एवं साहित्य था वो अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचा था और इसीलिए इसे क्लासिकल युग कहा जाता था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। आपको बताना है, क्योंकि जो
सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था? 38 का उत्तर कीजिए दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा क्या कहलाती थी, आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसे दीनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पे टिक कर लीजिए। देखिए बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कालिदास हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युद्ध है, आपको बताना है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित की गई? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। 41 का ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है गुप्त वंश। गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी, आपको बताना है कि इनके जो युग में राजस्व की दर क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन्होंने उपज का छठा भाग लेना प्रारंभ किया था, तो इसीलिए इसे गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी तो उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन एक विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? यानी जो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान किया गया था, और दोस्तों गुप्त वंश में किया गया था। गुप्त वंश के शासकों ने ही मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दान किए थे। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दोस्तों जो यह दिल्ली की मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, इसके जो प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ है यह चंद्र जी की स्मृति में है। ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था, यानी मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो दोस्तों यहाँ से आपको दो प्रश्न तैयार होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन है, तो कालिदास जी हैं, और इसके जो नाटक का नायक था वह था दोस्तों अग्निमित्र। तो दोस्तों हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए इसमें विकाग्नि भी आ रही है, यानी अग्नि क्या एक जो अगर आप देखें तो अर्थ निकल कर आ रहा विकाग्नि अग्नि, तो उसी प्रकार इसमें भी अग्नि आ रहा, तो इसका जो नायक था वो अग्निमित्र था। इसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का अभिलेख किसमें मिलता है, आपको बताना है। 47 का उत्तर करना है। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग के अभिलेखों में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। 48 का उत्तर करना है दोस्तों कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी, यानी स्त्रियां और पुरुष एकदम बराबर थे दोस्तों, तो यह किस काल में थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। गुप्त काल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में स्त्रियां और पुरुष एक बराबर थे। कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? 49 का आपको प्रश्न का उत्तर देना है, और इसके बाद 50 आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो दोस्तों गुप्त वंश जो था होड़ों के आक्रमण से बहुत ही विचलित हुआ। और दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? आपको बताना है कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है। दोस्तों भी हमने पढ़ा कि मालविकाग्निमित्र तो कालिदास ने लिखा ही है, विक्रम और विषयम ने भी कालिदास ने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम तो सबसे ज़्यादा फेमस है कालिदास की। तो ये आपका बचा क्या है? जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा है। तो दोस्तों आपके यहाँ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको बताइए वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आपने 50 क्वेश्चंस में से दोस्तों कितना अटेम्प्ट किया वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसी तरह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।